हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आर्मी पॉइंट पे। मेरा नाम आनंद है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक भूगोल का चैप्टर 3 जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि पृथ्वी की गतियाँ, यहाँ पर हम पृथ्वी जिस दिशा में गति करती है और उसकी वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ता है कि हमारी पृथ्वी का गति करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारी पृथ्वी किस दिशा में गति करती है। तो देखिए, यहाँ पर चित्र भी दिया गया है कि जो हमारी पृथ्वी होती है वो हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है। तो चलिए दोस्तों, इसको और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इसके बारे में और जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्ण एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर में भी आपसे पूछा जाता है कि घूर्ण किसे कहते हैं और परिक्रमण किसे कहते हैं। तो जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूम रही होती है, अक्ष क्या होता है कि जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि अक्ष जो पृथ्वी होती है अपने ही एक जो धुरी होती है उस पर घूमती है, उसी को अक्ष कहते हैं। जब उसी धुरी पे घूम रही होती है तो उसे घूर्ण कहते हैं। ठीक है, और परिक्रमण कैसे कहते हैं, देखो आगे बताया गया इसमें कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जब मान लो ये सूर्य है और जब पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही होती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो घूर्ण और परिक्रमण आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। देखो, पृथ्वी हमने अभी भी कहा कि इसका जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है और ये जो अपने कोण पे 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो देखो यहाँ पर मैं देखता हूँ कहाँ पर है, देखो दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमने ये ब्लू वाली ले ली पृथ्वी, ठीक है, और ये सीधी बिल्कुल ऐसी नहीं है, ये इस तरह से झुकी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे झुकी हुई है, देखो ये जो लाइन जा रही है ये पृथ्वी की धुरी की लाइन है। ठीक है, इसका अक्ष है। अब जब ये झुका हुआ है तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है ये वाला, तो ये 66.5 डिग्री का कोण बन रहा है। और ये जिस तल पे बन रहा है कोण, ये तल पे, इसे कक्षीय समतल तल कहते हैं। ठीक है, कक्षीय समतल तल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी गोल होने की वजह से सिर्फ आधे भाग पे ही सूर्य की रोशनी प्राप्त हो पाती है। जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। देखो ये रहा, तो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो आधा भाग ही इसका जो है वो प्रदीप्त हो पा रहा है, मतलब कि ये आधे भाग पे ही रोशनी प्राप्त हो पा रही है, तो आधे भाग पे ही दिन होगा। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रदीप्ति वृत्त भी आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसका अक्ष है, टेढ़ी झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, और जो सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो ये आधे भाग पे पड़ेगी ना, तो यहाँ से एक वृत्त बन जाता है, तो इसको प्रदीप्त व्रत कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है प्रदीप्त व्रत, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रदीप्त व्रत क्या होता है कि जिससे कि एक तरफ रात और एक तरफ दिन होता है, वो रात और दिन को जहाँ पे बांटता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता, मतलब अक्ष के साथ नहीं मिलता, मतलब अभी हमने देखा कि अक्ष इसका कहाँ है, अक्ष देखो ये रहा और प्रदीप्त व्रत ये रहा। तो अक्ष के साथ मिलेगा तो पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी हो जाएगी, तो टेढ़ी पहले से ही यही है। तो प्रदीप्त व्रत बिल्कुल सीधा होता है जबकि अक्ष हमारा टेढ़ा होता है, इसलिए उसके साथ ये मिलता नहीं है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटों का समय लेती है। घूर्ण के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। तो पृथ्वी दिन किसे कहते हैं, घूर्ण के समय काल को, मतलब कि वो अपने ही अक्ष पे घूमने में कितना टाइम लेता है उसको क्या कहते हैं, पृथ्वी दिन कहते हैं। ये पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक है, अगर पृथ्वी घूर्ण नहीं करे तो क्या होगा, मान लिया जाए कि अगर पृथ्वी अपने ही अक्ष पे ना घूमे तो क्या होगा। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग पे हमेशा दिन होगा जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, तथा दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। देखो अगर मान लो ये पृथ्वी है
और सिर्फ इस भाग पे क्या हो रही है, रोशनी पड़ रही है। तो यहाँ पर हमेशा ही दिन रहेगा और दिन रहने की वजह से वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। जबकि दूसरे भाग में हमेशा ठंड पड़ेगी, बर्फ़ जम जाएगा, वहाँ जीवन भी संभव, वहाँ पे भी नहीं रह पाएगा। इसलिए घूर्णन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पृथ्वी का, ठीक है। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगर मान लो ऐसा हुआ कि पृथ्वी घूमने बंद कर दी तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम दूसरी परिक्रमण वाली जो गति होती है पृथ्वी की, उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हम घूर्णन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। देखो, पृथ्वी, सूर्य ये रहा, पृथ्वी ये रही, ये यहाँ से घूम के चलेगी, यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर वापस यहाँ आ जाएगी। इसके इस तरह से चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। इसी को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी वर्ष, एक वर्ष या फिर 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। देखो 365 तो आप समझ गए होगे कि 365 दिन में, और 1/4 दिन कितना हो जाएगा, मतलब कि एक दिन का चौथाई भाग कितना होगा। देखो एक दिन 24 घंटे का होता है, तो 24 घंटे को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 घंटे, मतलब कि 365 दिन और 6 घंटे इसको लगते हैं पूरा पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में, ठीक है। तो हम एक साल को 365 दिन का ही मान लेते हैं, लेकिन 6 घंटे इसमें जोड़ते नहीं हैं। वो कब जोड़ते हैं, देखो आगे बताएगा। देखो 4 वर्षों में प्रत्येक बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। देखो हमने क्या करा, 365 दिन का एक साल गिन लिया, लेकिन 6 घंटे तो गिने ही नहीं। एक साल हो गया 6 घंटे नहीं गिने, फिर 2 साल हो गया 6 घंटे नहीं गिने, फिर 3 साल, फिर चौथे साल, फिर ये 6 घंटे 4 साल के बच जाते हैं ना, ये चौथे साल जाके 24 घंटे बन जाते हैं। और 24 घंटे का तो एक दिन होता है। तो वो एक दिन हम क्या करते हैं, उसको फरवरी का जो महीना 28 का होता है उसमें जोड़ देते हैं, तो वहाँ पर 29 का हो जाता है। तो हर 4 साल के बाद क्या होता है, हमारा जो फरवरी का महीना होता है वो 29 का होता है। इसी को क्या कहते हैं, हम लीप वर्ष कहते हैं। और जो पूरे साल कितने दिन का हो जाता है, 365 या 366 दिन का, ठीक है। इसी को लीप वर्ष कहा जाता है, ठीक है। तो ये पेपर में आया तो आप बता देना कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जब फरवरी के महीने में 28 की जगह 29 दिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चारों ओर चक्र लगाती है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी है। देखो दीर्घ वृत्ताकार यहाँ पर कहा है, दीर्घ मतलब कि बड़ा, वृत्ताकार पथ मतलब ये बहुत बड़े पथ पे चक्कर लगाती है इस तरह से। देखो ऊपर लिखा हुआ है, देखो देखो ये रहा, पृथ्वी यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और ये एक तरह से वृत्त बना हुआ है पूरा इतना बड़ा, ठीक है। तो बहुत बड़ा है ना, ये इसका पथ हो गया, मतलब रास्ता हो गया। यहाँ से चलती है, यहाँ से चलती है, इस तरह से चलती चलती ये एक वृत्त के समान ये वहीं पर वापस आ जाती है चक्कर लगाती हुई, ठीक है। इसी को कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद एवं शरद ऋतु में बांटा जा सकता है, ठीक है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। देखो ऋतु कैसे बदलती हैं, जब सूर्य जो, जब पृथ्वी होती है सूर्य के अलग अलग हिस्सों में जाती, मतलब अलग अलग हिस्सों से गुजरती हुई आती है ना, उसकी परिक्रमा करती है, तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी शरद, कभी बसंत आती है, ठीक है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या कहा, हम इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। देखो 21 जून की जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसका चित्र देखते हैं, ये रहा। देखो यहाँ पर क्या है, 21 जून को हमारी पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई होती है। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिण गोलार्ध हो गया। तो आपको पता होगा, पिछली कक्षाओं में भी आपने देखा होगा कि जो हमारा कर्क रेखा होता है वो कौन सी होती है, मकर रेखा कौन सी होती है। देखो ये ऊपर वाली है कर्क रेखा, ये नीचे वाली मकर रेखा। तो सूर्य की रोशनी ये आ रही है, तो सूर्य की रोशनी की बिल्कुल कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी, तो यहाँ पर ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी, ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी तो ज़्यादा गर्मी भी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दिन बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, और दिन बड़े होंगे तो इसका मतलब रातें बहुत छोटी होने वाली हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव व्रत रेखा होगी, ठीक है। उत्तरी ध्रुव की जो व्रत रेखा ये है और ये उत्तरी ध्रुव है, तो इन दोनों के जो बीच का भाग है ये बिल्कुल ही हमेशा यहाँ पर दिन ही रहता है, बिल्कुल 6 महीने।
और जब यहाँ 6 महीने दिन रहता है तो यहाँ दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने तक रात रहती है। ठीक है, यही था 21 जून की विशेषता। और इसको के बारे में और बताया गया, चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध अभी हमने देखा कहाँ कौन सा होता है, तो वहाँ पर जो सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है, इस वजह से क्या होता है, वहाँ पर गर्मी का मौसम होता है। तो 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। किन क्षेत्रों में? उत्तरी ध्रुव का जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस सत्ता को क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर अयनांत किसे कहते हैं? आप बता दोगे, इसको पेपर में लिख दोगे कैसे किसे कहते हैं, कि जो उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर 21 जून को सबसे लंबी रातें, सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं, उसी को क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। देखो, जो स्थिति 21 जून को थी उत्तरी गोलार्ध में, वही स्थिति दक्षिण जून 22 दिसंबर को है दक्षिणी गोलार्ध में। देखो, इसको भी हम चित्र की सहायता से समझते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा 22 दिसंबर वाला चित्र। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, पहले ये सूर्य इस तरफ था तो रोशनी इधर पड़ रही थी, इधर दिन था। अब सूर्य इस तरफ है तो रोशनी इधर पड़ रही है और दिन इधर है, इधर रात है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जब यहाँ पर रोशनी पड़ेगी तो यहाँ पर पहले ये कर्क रेखा थी, यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही थी, लेकिन अब ये यहाँ पर रेखा ये आ गई मकर रेखा। ये मकर रेखा जो पहले नीचे थी ये ऊपर हो गई है क्योंकि झुकी हुई है हमारी पृथ्वी। तो मकर रेखा पर जब सूर्य को रोशनी सीधी पड़ती है बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या होगा, लंबे दिन होंगे, छोटी रातें होंगी। ठीक है, और जो पहले यहाँ पर 6 महीने दिन रहता था, अब वो यहाँ पर 6 महीने रात रहेगी, और जो यहाँ पहले 6 महीने रात रहती थी वो यहाँ 6 महीने दिन रहेंगे। ठीक है, इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। देखो, दक्षिणी अयनांत और उत्तरी अयनांत में कंफ्यूज मत होना। उत्तरी अयनांत क्या होता है कि जब उत्तरी गोलार्ध के जो जो जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा प्राप्त होती है, कर्क रेखा पे ज़्यादा मतलब बिल्कुल सीधी रोशनी पड़ती है सूर्य की, तो वहाँ पर लंबे दिन तथा छोटी रातें होती हैं, उसी को उत्तरी अयनांत कहते हैं। और ये कब होता है? 21 जून को। लेकिन दक्षिणी अयनांत कब होता है? 22 दिसंबर को। और इसमें क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में जब मकर रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि गर्मी बढ़ जाती है और जो सबसे लंबे दिन होते हैं और सबसे छोटी रातें होती हैं, इसी को दक्षिण अयनांत कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझना है अच्छे से। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना है बिल्कुल भी। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। अब देखो, विषुवत वृत्त क्या होता है कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये होगी ऊपर की कर्क रेखा, ये होगी विषुवत वृत्त और ये होगी मकर रेखा। तो हमने अभी कर्क रेखा के बारे में बात कर ली, मकर रेखा की बात कर ली, अब करते हैं विषुवत रेखा के बारे में, ये बीच वाली के बारे में। तो जब 21 मार्च और 23 सितंबर आता है तो इस बीच सूर्य किरणें जो होती हैं बिल्कुल यहाँ पर पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, तो देखो इसका भी चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं। देखो, यहाँ पर जो ध्रुव है जो वो किसी भी तरफ, मतलब सूर्य की तरफ कोई सा भी झुका हुआ नहीं है। ये देखो, इस तरफ झुका हुआ है, ये भी इस तरफ झुका हुआ है। ठीक है, ये इस तरफ झुका, ये भी इस तरफ झुका, कोई भी इधर नहीं झुका हुआ है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो सूर्य की रोशनी पड़ रही है वो बिल्कुल दोनों पे ही बराबर पड़ती है, मतलब दोनों ही टाइम पे, 21 मार्च को भी और 23 सितंबर को भी बराबर पड़ती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, दिन और रात दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ठीक है, और 21 मार्च को स्थिति विपरीत होती है जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु एवं दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतु में परिवर्तन होता है। ठीक है,
तो हमें पता है कि पृथ्वी घूर्ण नहीं करेगी या परिक्रमण नहीं करेगी तो मौसम नहीं बदलेगा, दिन और रात नहीं होंगे। इसलिए पृथ्वी का घूमना, परिक्रमण करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो आप कर लेना, बहुत ही आसान है। इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ रखे हो तो ये क्वेश्चन आंसर आप अपने आप बिना किसी गाइड के कर सकते हो। ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप जितना शेयर करोगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।